हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। लास्ट क्लास में हमने रिलेशनशिप को डिटेल में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम एमएस एक्सेस के अंदर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप डेटाबेस डिज़ाइन करना सीख रहे हैं या आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, ये कैसे काम करता है, इसको इनेबल कैसे करते हैं, कैस्केड अपडेट, कैस्केड डिलीट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिटेल में कवर करेंगे। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को डिस्कस करेंगे। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे पास दो टेबल हैं। पहली जो टेबल है कस्टमर है, उसमें कस्टमर आईडी है और कस्टमर का नेम है। जो दूसरी टेबल है वो ऑर्डर टेबल है, जिसमें ऑर्डर आईडी है और कस्टमर आईडी है। तो यहाँ पर देखिए, जो कस्टमर टेबल है उसमें कस्टमर आईडी कितनी है, 101, 102 और 103। और जो ऑर्डर टेबल है उसके अंदर जो कस्टमर आईडी है 101, 102 और 105 है। लेकिन जो कस्टमर टेबल है उसमें कस्टमर आईडी 105 नहीं है। इसका मतलब ऑर्डर टेबल में ऐसे कस्टमर का रिकॉर्ड है जो डेटाबेस में है ही नहीं। यही डेटाबेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज़ करते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अप्लाई करने पर जो फर्स्ट टेबल होती है, जिसे हम पेरेंट टेबल भी कहते हैं, अगर हम उसमें से कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो वो सेकंड टेबल, जिसको हम चाइल्ड टेबल कहते हैं, वहाँ से वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बेनिफिट देख लेते हैं। इसका यूज़ करके डेटा एक्यूरेट रहता है, इनवैलिड डेटा की एंट्री नहीं होती, डुप्लीकेट्स प्रॉब्लम कम होती हैं, पेरेंट और चाइल्ड टेबल हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं और डेटाबेस रिलायबल बने रहता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे इसके। अब इसके टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम टेबल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम क्रिएट टैब पे गए और यहाँ से टेबल डिजाइन पे क्लिक कर दिया। सबसे पहले हम स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट फील्ड देंगे स्टूडेंट आईडी, डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट ले लेंगे। उसके बाद देंगे स्टूडेंट नेम, इसको भी हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। उसके बाद हम देंगे कोर्स, कोर्स को भी हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। और लास्ट में हम दे देंगे सिटी, सिटी को भी यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। और जो स्टूडेंट आईडी है इसको सिलेक्ट करके इसमें प्राइमरी की का यूज़ कर लेंगे। इसको सेव कर लेंगे और इसका नाम दे देंगे स्टूडेंट टेबल। अब यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट आईडी देंगे 101 रोहित, कोर्स का नाम देंगे एक्सेल, सिटी देंगे नोएडा। दूसरा रिकॉर्ड देंगे 102 मोहित VBA, सिटी देंगे दिल्ली। 103 नेहा, कोर्स दे देंगे पावर BI नोएडा। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड देंगे 104 सुनीता और कोर्स देंगे पाइथन और यहाँ पर सिटी देंगे नोएडा। नेक्स्ट रिकॉर्ड देंगे 105, यहाँ पर नेम देंगे राज, कोर्स देंगे SQL और यहाँ पर सिटी देंगे पुणे। टेबल को सेव कर लेंगे। फिर से हम क्रिएट टैब पे गए और यहाँ पर टेबल डिजाइन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर हम फी टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फी आईडी दे दिया हमने, उसका डेटा टाइप हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। उसके बाद स्टूडेंट आईडी, इसका डेटा टाइप हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। और लास्ट में आएगा स्टेटस, और जो डेटा टाइप है उसको हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। यहाँ पर फी आईडी को सिलेक्ट किया और इसमें प्राइमरी की का यूज़ कर लिया। यहाँ से इसको सेव किया और टेबल का नाम दे दिया फी टेबल। यहाँ से ओके कर दिया और यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर देखिए, जो स्टूडेंट टेबल है इसमें स्टूडेंट आईडी है 101 से लेके 105 तक। यहाँ पर फी टेबल है। अब हम इसमें रिकॉर्ड एंटर करते हैं। फी आईडी दी हमने 1, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी दी 101, स्टेटस दिया पेड, फी आईडी दी 2, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी दी 101 पेंडिंग, फी आईडी दी 3, स्टूडेंट आईडी दी 102 पेड, फी आईडी दी 4, स्टूडेंट आईडी 103, स्टेटस में दे दिया पेड, फी आईडी दी 5 और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी दी 104, यहाँ पर स्टेटस दिया पेंडिंग। इसको सेव कर लिया, यहाँ से इसको क्लोज किया, यहाँ से इसको क्लोज किया। अब हम डेटाबेस टूल टैब पर गए और यहाँ पर रिलेशनशिप है, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर ऐड टेबल है, ऐड टेबल पर क्लिक किया। अगर आपने मेरी रिलेशनशिप वाली क्लास नहीं देखी कि टेबल के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट किया जाता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को देख सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 टेबल हैं, इनको हमने यहाँ से ऐड कर लिया। अब यहाँ पर देखिए अब दोनों टेबल में स्टूडेंट आईडी कॉमन फील्ड है, तो हम क्या करेंगे, जो स्टूडेंट टेबल है यहाँ से स्टूडेंट आईडी को ड्रैग करेंगे और सेकंड टेबल में ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से 2 ऑप्शन डिसेबल है। जब हम पहले वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तब ये इनेबल हो जाएंगे। जैसे ही मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पर टिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए जो कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट है ये फील्ड भी हमारे विजिबल हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से क्रिएट कर दिया, Ctrl+S को सेव किया और यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट टेबल है जिसको हम पेरेंट टेबल्स भी कहते हैं, इसमें जो स्टूडेंट आईडी है 105 तक है। ठीक है, हम फी टेबल में गए। अब यहाँ पर हम एक नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं। फी आईडी दी हमने 6, यहाँ पर हम स्टूडेंट आईडी देते हैं 106 जो कि स्टूडेंट टेबल में नहीं है, और यहाँ पर हमने दे दिया पेड। और जैसे टैब का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक एरर मैसेज शो होगा। तो यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है, यू कैन नॉट ऐड और चेंज ए रिकॉर्ड बिकॉज ए रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन टेबल स्टूडेंट टेबल। जब तक स्टूडेंट टेबल में ये रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक हम फी टेबल में इस रिकॉर्ड को एंटर नहीं कर सकते। यहाँ से ओके किया, स्टूडेंट टेबल पे गए। अब यहाँ पर हमने नया रिकॉर्ड एंटर किया 106, यहाँ पर हमने एस नेम दिया सुमित और यहाँ पर कोर्स दे दिया एक्सेल और सिटी दी नोएडा। अब देखिए स्टूडेंट टेबल में 106 रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं टैब का यूज़ करूँगा ये रिकॉर्ड इसमें एंटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको कैंसिल किया, यहाँ से कैंसिल किया, डेटाबेस टूल टैब पे गए और रिलेशनशिप पे गए और यहाँ पर राइट क्लिक किया और एडिट रिलेशनशिप पे क्लिक कर दिया। तो पहला वाला ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा है कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड, इसको डिस्कस करते हैं। इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर दिया और यहाँ से इसको सेव कर दिया और यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जब भी हम पेरेंट टेबल में प्राइमरी की वैल्यू को बदलेंगे तो चाइल्ड टेबल में उससे जुड़े जितने भी रिकॉर्ड हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट टेबल है, यहाँ पर जो स्टूडेंट की आईडी है वो कितनी है 101 है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इसको S101 कर दिया। अब हम फी टेबल पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट आईडी है S101 और S102 ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि जो फी टेबल है वो डिपेंडेंट किस पे है, स्टूडेंट टेबल पे है। इस वजह से यहाँ पर रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। उसके बाद हम फिर से डेटाबेस टूल पे गए, रिलेशनशिप पे गए, यहाँ पर राइट क्लिक किया, एडिट रिलेशनशिप पे गए। तो यहाँ पर हमने कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड को भी डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड। इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से ओके किया, सेव कर दिया और यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है, अगर हम पेरेंट टेबल में कोई रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो चाइल्ड टेबल में उससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए फी टेबल है, इसमें स्टूडेंट आईडी है 106। हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब हम स्टूडेंट टेबल पर गए, बट यहाँ पर देखिए जो 106 है वो रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि जो फी टेबल है वो डिपेंडेंट किस पे है, स्टूडेंट टेबल पे है। इस वजह से ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। अगर हम स्टूडेंट टेबल में कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड होंगे फी टेबल के अंदर वो सारे डिलीट हो जाएंगे। जैसे देखिए जो स्टूडेंट टेबल है इसमें रिकॉर्ड है S101। फी टेबल में गए तो यहाँ पर देखिए S101 और S101 यहाँ पर 2 रिकॉर्ड है। हम स्टूडेंट टेबल पर गए और यहाँ से मैंने S101 रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। तो अब हम फी टेबल में जाएंगे तो वहाँ पर S101 से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सारे डिलीट हो चुके होंगे। इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए 2 रिकॉर्ड थे, दोनों के 2 यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप MS एक्सेस के अंदर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब नई क्लास में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने MS एक्सेस के अंदर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को डिटेल में डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम क्वेरी को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है जहां से आप आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।